हमारे ही समाज के कुछ लोगों ने, कुछ मौलानाओं ने हमारी समाज के नौजवानों को, हमारे समाज के लोगों को बहकाने का काम। कार्रवाई तो सरकार सिलेक्टिवली करती है। बरेली में विरोध प्रदर्शन की बिसात पर बवाल करने वाले तमाम किरदारों पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस ने अब तक करीब 62 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें मौलाना तौकीर रजा के खास शागिर्द डॉक्टर नफीस और नदीम भी शामिल हैं, जो कि इस बवाल के मास्टरमाइंड बताए जा रहे हैं। इन्होंने पूछताछ में ये बात क्लियर की है कि इसके द्वारा ही सिग्नेचर किए गए थे अपील पे, इसके और डॉक्टर नफीस के द्वारा सिग्नेचर किए गए थे, और उसके 2 घंटे बाद इसके द्वारा ही जो आईएमसी के लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसमें ये डाला गया था कि ये सिग्नेचर इसके नहीं है और ये फर्जी अपील है और आपको अधिक से अधिक संख्या में इकट्ठा होना है। तो बेसिकली इनकी इंटेंशन बहुत गलत थी, नीयत बहुत खराब थी। नीयत ये थी कि प्रशासन को भी गुमराह करें, पब्लिक को भी गुमराह करें और अधिक से अधिक संख्या में पब्लिक को जो इस्लामिया ग्राउंड है वहाँ पहुँचने के लिए दुष्प्रेरित करें। बरेली में बवाल के तमाम किरदारों की कुंडली खंगाली जा रही है। वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज के जरिए उपद्रव में शामिल लोगों को खोजा जा रहा है। तौकीर की 38 दुकानों वाली मार्केट को खाली करवाकर सील करने के बाद डॉक्टर नफीस की भी करीब 3 दर्जन दुकानों को सील कर दिया गया। और तो और मौलाना तौकीर रजा के दामाद मोहसिन रजा को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई क्या है, देखिए कार्रवाई तो सरकार सिलेक्टिवली करती है। थाने में बैठ करके हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, भजन गाएंगे तो कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन सड़क पर खड़े होकर के कोई पोस्टर लेके खड़ा हो जाएगा तो कार्रवाई होगी। तो अब तो इन्हें ये समझना चाहिए, मुसलमानों को समझना चाहिए कि सरकार को ये मौका मत दें कि वो आपको नफरत के लिए टारगेट कर सके। कार्रवाई तो सिलेक्टिवली हो रही है, कार्रवाई तो दिखाई दे रही है। 2 कानून चल रहे हैं, हमारे लिए कानून अलग है, उनके लिए कानून अलग है। वहीं दूसरी ओर पुलिस इस बवाल की तमाम कड़ियों को भी जोड़ने में लगी है। तौकीर रजा के शागिर्दों की माने तो इस विरोध प्रदर्शन के जरिए तौकीर अपनी एक नई तस्वीर बनाना चाहता था। मुस्लिमों का बड़ा लीडर बनने के साथ साथ अपना दमखम भी दिखाना चाहता था। बरेली से बड़ा संदेश देने और राजनीतिक रसूख बढ़ाने के चक्कर में ही उसने बवाल की साजिश रच डाली। हालांकि सीएम योगी गजवाए हिंद से लेकर जहन्नुम की टिकट तक एक के बाद एक चेतावनी के जरिए चेता रहे थे कि अंजाम बुरा होगा। अब बरेली में भले ही शांति है, लेकिन सियासी गलियारों में वार पलटवार और आरोप प्रत्यारोप का दौर जमकर चल रहा है। बरेली में कुछ हमारे ही समाज के कुछ लोगों ने, कुछ मौलानाओं ने हमारी समाज के नौजवानों को, हमारे समाज के लोगों को बहकाने का काम किया। जानबूझ के उन्हें गलत मिस इन्फॉर्मेशन देके उनको उकसाने का काम किया। ये भी इस्लाम में गलत है, ये भी इस्लाम में गुनाह है कि अगर आप जानबूझ के हमारे कौम के लोगों को बरगलाएंगे तो ये भी गलत है। यानी जो मौलाना ऐसा कर रहा है वो कतई हमारे जो इस्लामिक जो रूल्स है उसको फॉलो नहीं कर रहा है। हम अपनी भावनाओं का सही तरीके से प्रदर्शन करें, ये बहुत जरूरी है। हमारे हमेशा क्यों हमारे कौम के बच्चों को ये बरगला के उनको सड़कों पर उतारने की साजिश कुछ खास लोग रचते हैं। इसका राजनीतिक फायदा कुछ लोग अपनी तरफ लेना चाहते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री जी केवल बरेली में, संभल में इस तरह की भाषा भी इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके के बयान भी देते हैं। कोई बयान फतेहपुर की घटना को लेकर मुख्यमंत्री जी का हो तो बताइए, आगरा की घटना को लेकर कोई बयान हो तो बताइए। सवाल ये कि बहराइच में और आगरा में जो घटनाएं हुई, जो फतेहपुर में घटनाएं हुई, उन पे सख्ती क्यों नहीं हुई? उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था वो बद से बदतर है और कानून व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भाजपा से नहीं संभल रही। बहरहाल बरेली की घटना के बाद सरकार और पुलिस जहां सख्ती के साथ कार्रवाई करते हुए कड़ा संदेश दे रही है, तो वहीं विपक्ष और मुस्लिम धर्मगुरु सरकार की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। कुल मिलाकर सवाल यही है कि क्या बरेली में बाकी है अभी एक्शन की पिक्चर। नमस्कार। अब बरेली का जो मौलाना है तौकीर राजा, अब उसका होगा क्या? तौकीर राजा का सफर 1980 के आसपास शुरू हुआ था, तो तौकीर राजा का आज पूरा 45 साल का लगभग सफर पूरा हो गया है। बरेली में इस व्यक्ति का अपना अंदाज है, अपना रंग है और अपना स्टाइल है। और उसका रंग ऐसा है कि एक बार उन्होंने बरेली को वो मायावती के राज में ला दिया था।
जरा सोचिए, मायावती के राज में, हालांकि मायावती जी भी एक बहुत ही मजबूत मुख्यमंत्री में से एक हैं, सरकार ने तय किया कि तोकिर राजा को गिरफ्तार किया जाएगा। तोकिर राजा गिरफ्तार हुआ, लेकिन 72 घंटों के अंदर ही मायावती जैसी स्ट्रांग मुख्यमंत्री को भी तोकिर राजा को छोड़ना पड़ा। जरा सोचिए कि मायावती जी जैसी मुख्यमंत्री को भी तोकिर राजा को छोड़ना पड़ा। पूरा बरेली बर्बाद हो गया उस टाइम पर। मायावती जी को लगा कि इस फैसले से बसपा को भारी नुकसान होगा कि अगर उसको नहीं छोड़ा जाता है। आखिरकार मुख्यमंत्री ने अपना फैसला बदल दिया और मौलाना तोकिर राजा को रिहा करने का फैसला उन्होंने किया। और मौलाना तोकिर राजा को रिहा करने का फैसला करने के बाद, और आप क्या जानते हैं कि मौलाना तोकिर राजा का अपहरण करने कौन आया था? अगर आप जान गए तो आपको खुशी होगी। इससे आपको पता चलेगा कि तोकिर राजा कौन था। मौलाना तोकिर राजा के घर जाने के लिए विशेष विमान किसने लाया था? कौन उनको विशेष विमान से लेके गया? मौलाना तोकिर राजा के घर कौन गया था? मायावती सरकार के 3 प्रभावशाली मंत्रियों में से एक नसीमुद्दीन। नसीमुद्दीन जी जो थे वो मायावती के रिप्रेजेंटेटिव बनकर गए थे तोकिर राजा का स्वागत करते, और लखनऊ के लिए विशेष विमान से उनको वहां लाया गया मायावती से मिलने के लिए। और बाकी की कहानी साधारण है, इससे आप समझ गए होंगे कि तोकिर राजा का समय कितना तंग था। उसके बाद मुलायम सिंह के परिवार और तोकिर राजा का जादू कैसा रहा। मान लीजिए अखिलेश यादव की सरकार में मौलाना तोकिर राजा को प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाया गया, उन्हें मंत्री का पद दिया गया, उन्हें लाल बत्ती की गाड़ी दी गई। बरेली का मतलब तोकिर राजा है, चाहे वो बसपा का राज हो या सपा का राज हो। और इन दोनों सरकारों के लिए बरेली का मतलब तोकिर राजा है। तोकिर राजा तो कहते हैं कि वो सही है। जरा सोचिए, मायावती अपने समय में मुख्यमंत्री थी, उन्होंने ऐसे कई सारे काम किए, उन्होंने ऐसे कई सारे कड़े फैसले लिए जिनका जिक्र आज भी बार बार होता है। लेकिन मायावती के राज में तोकिर राजा को लेकर एक फैसला हुआ जिसकी मैंने अभी आपके साथ चर्चा की। मुलायम सिंह का परिवार समझ गया होगा तोकिर राजा का जादू क्या था। पर मुख्यमंत्री ने शॉल और माला पहना करके तोकिर राजा का स्वागत किया और अखिलेश यादव की सरकार में उन्हें मंत्री का पद दिया गया। जिस तोकिर राजा की बातें सपा बसपा सरकारें बोलती थी वो सब चाहती बरेली को बंद कर देती। ऐसा लग रहा था जैसे बरेली कोई टीवी सेट हो और उसका रिमोट तोकिर राजा के हाथ में। जब चाहे बटन दबा देते और बरेली को लॉक कर देते। सरकारें झुक जाती और प्रशासन झुक जाता है। यही तोकिर राजा है। यह कहना जरूरी है क्योंकि जो लोग बरेली से बाहर हैं वो तोकिर राजा को शायद ना जानते हो। नई पीढ़ी के लोग तोकिर राजा को शायद ना जानते हो। तोकिर राजा की चर्चा पूरे देश में हो रही है, इसलिए मुझे लगता है कि यह बताना जरूरी है कि तोकिर राजा असल में है क्या। उस तोकिर राजा को जेल भेज दिया गया। उस तोकिर राजा को योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बंदी बना रखा है। तोकिर राजा को योगी आदित्यनाथ ने अच्छी तरह से टाइट करके रखा हुआ है। उसके रिश्तेदारों की संपत्ति पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। चेले चपड़े सागे चिंटू पिंटू सब पकड़ लिए गए, सबको अंदर कर लिया गया है। तकरीबन 80 लोगों को अरेस्ट किया गया है और 2500 से ज्यादा लोग अनजाने में एफआईआर के तहत बंदी बनाए गए। अनजाने में अरेस्ट किए गए इन लोगों की भी पहचान बदली जाएगी। 2500 से ज्यादा लोगों की तलाश की जा रही है और ये 2500 लोग तोकिर राजा के रिमोट का हिस्सा थे। तोकिर राजा का एक संदेश आप भेजा जाता है। तोकिर राजा एक संदेश भेजता है, व्हाट्सएप मैसेज, और ये 2500 लोग बरेली की सड़कों पर उतर आते हैं और पूरा बरेली अफरा तफरी में डूब जाता था। और इस एफआईआर में इन सभी के नाम है। इनमें से कुछ अज्ञात हैं, उनकी तलाश की जा रही है। इन सभी के नाम है 2500 के। तोकिर राजा बरेली में एक आम आदमी की तरह से, एक आम नागरिक की तरह से रह रहा है। योगी रहे आम नागरिक की तरह। योगी आदित्यनाथ ये सुनिश्चित करना चाह रहे हैं
और वे कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ना भगवा काल, ना भाव काल, ना रंगबाजी, समान नागरिक की तरह रहिए। लोकतांत्रिक जीवन में हर नागरिक को जो अधिकार हासिल है उनका प्रयोग कीजिए, लेकिन मठाधीश अब नहीं हो पाएगी। संदेश जोर से है, स्पष्ट है, क्लियर है। इसलिए मैंने कहा कि तोकीर राजा के नक्षत्र अब उल्टे हो गए। उसे शायद मायावती की सरकार और मुलायम सिंह की सरकार का अंदाजा रहा होगा तोकीर राजा को। उनको जेल से निकलने पर उनकी अगवानी के लिए नसीमुद्दीन जैसे बड़े बड़ा मंत्री आता था लेने के लिए, या सपा की सरकार जिसके मंच पर नेताजी उनको शॉल पहनाकर स्वागत करते थे और मंत्री का दर्जा देते थे। यहां तो बिल्कुल उल्टा हो गया एक साथ। और कहावत भी है कि भैया उल्टे बांस बरेली को, बांस जब उल्टे जाते हैं तो बरेली ही जाते हैं, कहीं दूसरी जगह नहीं जाते। ये कहावत बहुत पुरानी है। उल्टे बांस बरेली को, अब तो बांस उल्टे ही जा रहे हैं बरेली में। और तोकीर राजा के अंदर रहने वाला जो सिस्टम है, उस सिस्टम का और तोकीर राजा का जो आर्थिक तंत्र है, वो आर्थिक तंत्र भी अब प्रशासन के शासन के निशाने पर है। और वो आर्थिक तंत्र भी समाप्त किया जा रहा है। जितना अवैध है वो सब, जितना अनधिकृत है वो, और जो वैध है, जो सही है, हमारे पास तो कोई दिखा नहीं, लेकिन जितना आर्थिक तंत्र अवैध चीजों को चिन्हित कर रहा है, संचालित हो रहा है या खाली किया गया है, मसलन सरकारी जमीन पर कब्जा और कब्जे के बाद उस पर निर्माण, इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीजें। कहीं सरकारी जमीन देखी, उसमें चार्जिंग स्टेशन बना दिया, कहीं होटल बना दिया, कहीं बैंक्वेट हॉल बना दिया। बरेली में वही सरकार थे तोकीर राजा। मैं खुलासा 80 के दशक में पहला मुकदमा तोकीर के खिलाफ दर्ज हुआ, तब से तोकीर राजा की रंगबाजी शुरू हो गई, और रंगबाजी अब खत्म हो गई। और वो रंगबाजी दोबारा तोकीर राजा हासिल ना कर सके, इसको कंफर्म कर रही है अब योगी सरकार। और इसलिए वो दिन अब हवा हो गए जाओ जब पसीना गुलाब था। अब बरेली में समान नागरिक के दौरे पर ही रह पाएगा तोकीर राजा। उनकी पार्टी थी, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो गया, पार्टी का ऑफिस सील हो गया, जिला अध्यक्ष जेल चला गया, तोकीर राजा जेल चला गया। अब सब कुछ बंद, बोरे बिस्तर बंद और पूरी दाल बंद। कुछ भी अब बिखरा नहीं रहेगा, सब कुछ बंद हो जाएगा। और तोकीर राजा एक समान नागरिक के रूप में कानून का पालन करते हुए रहना चाहेंगे तो बाहर रहेंगे, कानून को चुनौती देंगे तो अंदर रहेंगे, जगह खाली है। लेकिन रहना होगा समान नागरिक के तौर पर, चाहे अंदर रहें या बाहर रहें। ये भूमिका, ये प्रस्थान तय हो गई है, लिख गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो बर्ताव है, जो उनका व्यवहार है, वो एक डॉक्टर के जैसा है। कि जैसे डॉक्टर बोलता है कि भाई ये एंटीबायोटिक आपको खाना है, योगी आदित्यनाथ हमेशा अपराधियों को एंटीबायोटिक का कोर्स करवाते हैं। वो 5 दिन का भी हो सकता है, 7 दिन का, 9 दिन का होता होगा। वो कहते हैं कि मेरे एंटीबायोटिक डोज को हर हाल में पूरा करना ही होगा। अगर आप इसे बीच में छोड़ देंगे तो मामला फिर बिगड़ जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुछ ऐसे ही तरीके हैं। कोर्स हर हाल में पूरा हो, कंफर्म है, इसे बीच में किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। और बरेली इसका ताजा उदाहरण है। इलाज का कोर्स अभी पूरा होगा, ये ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि जिस दिन दंगे फैलाने की साजिश रची गई उसी दिन लाठीचार्ज हो गया और मामला खत्म हो गया। नहीं, आपको जड़ तक जाना होगा, देखना होगा कि ये बीमारी कहां से शुरू हुई, ताकि भविष्य में बीमारी दोबारा ना उभरे। इसलिए जड़ से इलाज होना जरूरी है और योगी आदित्यनाथ उस इलाज को कर रहे हैं। जो सामने आकर गोली चला रहे थे वो भी अंदर गए,
जो उनके आका थे वो भी अंदर गए, और जो इन आकाओं के आका थे, मतलब दंडित किया जा रहा है। और उनके लिए योगी आदित्यनाथ की शब्दावली के शब्दकोश में एक शब्द है कि उनकी हालत भी ठग जैसी होने वाली है। ठग की हालत समझ में आई? क्या हुआ? पूरा साम्राज्य तबाह हो गया, कुछ नहीं छोड़ा बाबा ने। अब बरेली में उसका इलाज चल रहा है। तोकी राजा का दामाद, तोकी राजा के रिश्तेदार सब जेल में है, तोकी राजा समेत। बाबा का मशहूर बुलडोजर भी बरेली में चल पड़ा है। दामाद की संपत्ति सील हो गई, भतीजे की संपत्ति सील हो गई है, परिवार की संपत्ति सील हो गई, उनकी पहचान हो गई और विनाश शुरू हो गया। सरकार बरेली में इस अराजकता के पूरे नेटवर्क को ध्वस्त करना चाहती है ताकि रोजमर्रा की जिंदगी, आम लोगों की जिंदगी का रोग हमेशा के लिए खत्म हो जाए। जो रोजमर्रा की जिंदगी के अंदर में जो कीटाणु हैं वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अगर इलाज को बीच में छोड़ दिया तो वो कीटाणु शरीर में रह जाते हैं और वो दोबारा से उभरते हैं। बाबा चाहते हैं कि बीमारी जड़ से ठीक हो, और यही हो रहा है बरेली में। आप जानते हैं कि आर्थिक संसाधन इस तरह के संगठनों को, इस तरह के विकल्पों को बड़ी ताकत देते हैं। जो अराजकता के खेल में मशगूल होते हैं, संपत्ति से अवैध तरीके से संपत्ति अर्जित करते हैं और उस अवैध आय का इस्तेमाल इस तरह करते हैं अराजकता फैलाने में। तो मूल क्या है, जड़ क्या है, वो समझ में आई और संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाना चाहिए। बरेली में वही हो रहा है। किसी के 37 दुकानें, किसी की 72 दुकानें, और सब बर्बाद करके बनाई। किसी ने नाला तोड़ दिया तो किसी ने कुछ और कर दिया, किसी ने नगर निगम की जमीन पर कंस्ट्रक्शन कर लिया। तो कि राजा के परिवार से कौन क्या कहे। तो कि राजा टूटी बोलती थी तो कि राजा की एक दौर में। अब हर दुकान, हर मकान चिन्हित हो रहा है। एक डिबेट में देख रहा था, सोचा कि उस डिबेट को आपके सामने लेके आऊं। उसमें कुछ एक समाजवादी के नेता हैं और एक हाजी नाजिम हैं, ये किसी दूसरी पार्टी से संबंध रखते हैं। ये लोग कितनी बेशर्मी के साथ, कितनी निर्लज्जता के साथ में बरेली का जो वाकया हुआ है उसको डिफेंड कर रहे हैं। इनको जरा सी भी अकल नहीं कि गलत को गलत कहना चाहिए और सही को सही कहना चाहिए। आप देखिए इस रिपोर्ट पूरी को। पहले लिख के दे आए तौकीर रजा के 2 प्रतिनिधि कलेक्टर को, उस बैठक पे कप्तान भी थे कि साहब सब कुछ शांतिपूर्ण होगा, कोई प्रदर्शन नहीं होगा, 5 लोग ज्ञापन देंगे और सब बढ़िया रहेगा। ठीक। उसके बाद लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स जो बनाए थे उनमें डाल दिया गया कि ये चिट्ठी फर्जी है, इसमें हमारे दस्तखत नहीं। और भारी से भारी संख्या में मुसलमान पहुंचे। मुसलमानों को ताकत दिखानी है अपनी बरेली में, और अगर इसके लिए पुलिस वालों का कत्ल भी करना पड़े तो कर देना, ऐसे आह्वान डाले गए। फिर जब पकड़े गए और सम्मान समारोह हुआ जे अंदर थाने में, तो अब करें कि नहीं दस्तखत तो हमारे ही थे, हमने झूठ लिखा था व्हाट्सएप पर। ये क्या तमाशा है नाजिम खान साहब? अमिताभ जी मेरी बात, हाँ अमिताभ जी मेरी आवाज आप तक आ रही है? जी आ रही भैया, आ रही जी। हाँ अमिताभ जी, देखिए बरेली के अंदर जिस तरीके की घटना घटी, देखिए हम लोगों को बड़ा दुख है, और इतना दुख है कि हम आपको बता नहीं सकते किस तरीके से छोटे छोटे बच्चों के ऊपर लाठियां बजी। हम लोगों को बड़ा दुख है। बरेली में जिस तरीके से मौलाना तौकीर रजा ने ये कहा कि भी हम महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देंगे, तो वहां पर प्रशासन ने कहा कि 95% लोग जुमे की नमाज पढ़ के जा चुके थे, लेकिन 5% लोग जो आए, प्रशासन ने उन 5% लोगों को क्यों वापसी नहीं भेजा, क्यों उन पे एक्शन नहीं लिया, क्यों इतना माहौल बना? मैं तो शासन में प्रशासन, ठीक है हाजी साहब रुकना होगा, ठीक है ठीक है। ये जो कवर फायर देने की आदत है ये बंद करनी होगी। छोटे छोटे मासूम बच्चों पर लाठी चार्ज, यही भाषा मैंने संभल में सुनी थी। ये पत्थर चला रहे, ये तमंचा चला रहे, ये छुरा चला रहे बरेली में, ये बच्चे हैं तो चच्चे कौन होंगे? वो परमाणु बम चलाएंगे क्या? ये 3 काम तो बच्चे किए दे रहे, जो हाजी नाजिम की निगाह में मासूम है, भोले भाले हैं, दूध पीते बच्चे हैं।
तो इनके चच्चे जब आएंगे, निकलेंगे सड़क पर, तो वो हाइड्रोजन बम चलाएंगे क्या? ये न्यूक्लियर बम चलाएंगे बाबा? बवाल हाजी नाजिम करेंगे और लाठीचार्ज क्या धर्मेंद्र सिंह पर होगा? नहीं ना। ये कौन सी बात होती है? छोटे छोटे बच्चे, अरे तो घर में क्यों नहीं रखते हो इनको? छोटे हैं, बड़े हैं, मोटे हैं, पतले, व्हाटसोएवर, घर में क्यों नहीं रखते हो? देश इनकी गोट में देसी तमंचा लगा के काहे के लिए भेजे थे? नमाज पढ़ने भेजे थे? ये नमाज पढ़ने आए थे देसी तमंचा लेके? पुलिस के लोगों पर ना, अभी नहीं, पुलिस पूरा सुन लो ताकि हमेशा के लिए तथ्य साफ रहे। पुलिस के लोगों पर धारदार हथियार से हमला हुआ है, धारदार हथियार से। ये नमाज पढ़ने आए थे? किस नमाज में ये लिखा है प्रक्रिया में कि तमंचा ले जाना अनिवार्य है? किस नमाज की प्रक्रिया में किस फतवा है कि तमंचा नहीं हो तो कम से कम एक रामपुरी 12 इंची तो ले ही जाना है, मैंडेटरी? ऐसा लिखा है कहीं? इसलिए ऐसी बात मत किया करो हर वक्त। छोटे छोटे मासूम बच्चों पर ये आजम खान टाइप स्टाइल अब पिट गई। आजम खान की दशा देख लो, उनसे अच्छे तो डायलॉग आप नहीं ला सकते, कोई ना तौकीर ला सकते, ना आप ला सकते, कोई नहीं ला सकता हिंदुस्तान में। बेजोड़ आदमी आजम खान डायलॉग में। कादर खान भी फेल थे उनके आगे जब जिंदा थे, मुंबई वाले सिनेमा वाले। इसलिए उस चक्कर में ना पड़ो महाराज। हाजी नाजिम खान साहब ने कही कि मैं एक अपील करूंगा कि अमन और चैन, ठीक बात है, लेकिन यह अपील क्यों हुई कि मुसलमानों ताकत दिखा दो, और अगर इस ताकत को दिखाने के लिए पुलिस वालों का कत्ल भी करना पड़े तो कर देना। ये नमाज के लिए अनिवार्य है कि मतलब नमाज पढ़ने से पहले ऐसा करना होगा? 5 पुलिस वालों का कत्ल, 15 पुलिस वालों का कत्ल, ऐसा कुछ है क्या कहीं सिस्टम में? है तो उसका खुलासा किया जाए कृपया, ताकि देश सतर्क रहे। क्या ऐसा है किसी फतवे में लिखा है कि भाई बड़ी नमाज तब मानी जाएगी जब 1 दर्जन पुलिस वाले जिवे किए जाएंगे? तो पुलिस अपनी सिक्योरिटी देखेगी। नाजिम साहब जितना सरल आप चीजों को बना देते ना, अभी दोबारा में आएंगे, उतना सरल है ही नहीं चीजें। चाकू से घायल हुए हैं पुलिस वाले भाई, तमंचे से गोली चली है, पत्थर चले हैं, ये नमाज है? अराजकता स्वीकार्य नहीं होगी। क्योंकि जी पूरा वो होता है ना, एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स होता है। मरीज कहता हम ठीक हो गए, डॉक्टर कहते ना 9 दिन खानी है, तो 9 दिन खानी है। वो कहता ना हम खा ठीक हो गए, बोले ना बेटा ठीक नहीं हुए, दोबारा बीमारी हो जाएगी, 9 दिन पूरी खाओ दवा। तो अब योगी जी है, वो तो मानते नहीं, वो तो गजब डॉक्टर है, वो 9 दिन पूरी दवा खिला रहे हैं। लेकिन इसके पीछे डिजाइन क्या समझ में आ रहा है धर्मेंद्र जी? जी नमस्कार। ये भैया नमस्कार। एक डिजाइन समझ में आती है कि ऐसा हंगामा, ऐसे संदेश कि मुसलमानों पश्चिम बंगाल में ताकत दिखा दो, कत्ल कर दो अगर पुलिस को भी कत्ल करना पड़े, ऐसा तमिलनाडु के लिए भी नहीं हो रहा, ऐसा कर्नाटका के लिए भी नहीं। मुसलमान तो सब जगह है नहीं, और मोहम्मद जहां मुसलमान वहां मोहम्मद। तो ऐसा यलगार, हाहाकार, तमंचा सटासट फायर, पत्थर, चाकू, छुरा, ऐसा एक रोमांचक दृश्य तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल वगैरह में मतलब कुछ कतई दिख नहीं रहा। सुई पटक सन्नाटा है, सारा जौहर यही हो रहा उत्तर प्रदेश में। इसमें कुछ डिजाइन लगता है, कुछ प्रयोजन धर्मेंद्र जी? सबसे महत्वपूर्ण है जब देश का प्रधानमंत्री कतर में जाकर के मस्जिद में और शेखों से गले मिलेगा और हिंदुस्तान के मुसलमानों को कपड़े से पहचानने लगेगा, उनके ऊपर आरोप लगाएगा कि ये संपत्तियां छीन ले जाएंगे, बांट ले जाएंगे, तो स्वाभाविक है कि देश के अंदर डर का, बैमनस का, आपसी जो टूटते हुए भाईचारा का माहौल देखने को मिलेगा। जब एक सूबे का मुख्यमंत्री सुबह से लेकर शाम तक नफरती भाषण देगा और किसी एक वर्ग को लेकर के संविधान की शपथ लेने के बाद भी भड़काऊ बातें कहना, उसको डराने की बातें करना, और वहीं साथ साथ समानांतर हो रहे बयानों और समानांतर हो रही घटनाओं को अपनी जबान पर नहीं लाने देगा, जाति आधारित और धर्म आधारित अपराधियों के नाम लेकर के उन पे उंगली उठाएगा, तो एक विभाजन की जो खाई है वो
देश और प्रदेश में लगातार बढ़ाने का काम कर रहा होता। अब आते हैं बरेली के अंदर। बरेली के अंदर क्या हुआ, ये कोई संयोग नहीं है अमिताभ जी, बड़े दावे से कह रहा हूं, ये प्रयोग है और प्रयोग उत्तर प्रदेश की सरकार का है, सुनियोजित प्रयोग है। लेकिन तौकीर रजा तो आपके करीबी थे, तौकीर रजा तो आपके बहुत करीबी थे। भारत के नागरिक है, भारत के नहीं, वो भारत के नागरिक है। नहीं, मुलायम सिंह जी ने भारत के नागरिक, अरे भैया आप तो गजब कर रहे हो। अरे रुको एक मिनट भाई, एक मिनट, भारत के नागरिक तो 150 करोड़ लोग, इतना सिंपलीफाई ना कर दो यार कि लपेटा ना जाए। मुलायम सिंह यादव जी ने उनको राज्य मंत्री बनाया था। ईद होगी तो 1 महीने का डिबेट होगा प्रायोजित तरीके से कि बकरे नहीं कटेंगे, ये नहीं कटेंगे, जीव हत्या मांस हत्या की बात शुरू हो जाएगी। होली का त्योहार आ जाएगा तो एक किसी से बयान दिला दिया जाएगा कि जिसको रंग नहीं खेलना है, किसी के हाथ में रंग लग गया तो हाथ काट ले, और नहीं खेलना तो घरों से बाहर ना निकले। इस तरह जो भी त्योहार सार्वजनिक आयोजन हो रहे, दुर्गा पूजा का सीजन आ जाएगा तो कहेंगे गरबे का आ जाएगा तो एक वर्ग की दुकानें न लगे, ये न लिखे। आप कांवड़ का समय आ जाएगा तो ये पूछेंगे किस होटल पे क्या बनेगा और नाम डिस्प्ले होगा किस वर्ग के लोग होटल खोल सकते हैं। ये इस तरह से जो है पूरा जो बुनियादी सवाल है, स्कूल ठीक है धर्मेंद्र भाई, उसमें कौन सा जिहाद हो गया? ठीक, लेकिन ये कतई अस्वीकार्य हो सकता, कतई अस्वीकार्य है भारत के लोगों को, पार्टी छोड़ दीजिए कोई हो, पार्टियां नहीं रहेंगी तब भी भारत तो रहेगा, कि हजारों की भीड़ कहीं इकट्ठी की जाए और कहा जाए पुलिस वालों का कत्ल करना हो तो बेहिचक कत्ल कर देना, अब की ताकत दिखानी है और फायर हो, तमंचे चले, चाकू चले, और कहा जाए कि सपा वाले नाराज हो जाएंगे, इस पर डिबेट विमर्श नहीं करना, उन्हें अच्छा नहीं लगेगा तो ना लगे, विमर्श तो होगा, चर्चा तो होगी, क्यों नहीं होगी, क्यों नहीं होगी चर्चा। सामाजिक ताने बाने में आग लगाने की कोशिश की जाए और चर्चा हो जाए तो कहा जाएगा ये तो सब मिली भगत है, बताओ उसकी चर्चा कर रहे, फलानी भर्ती की चर्चा नहीं हो रही, भर्ती की भी चर्चा हो रही है लेकिन इसकी भी चर्चा होगी। भर्ती की चर्चा की आड़ में जो तौकीर रजा को कवर फायर देना चाहते हैं लोग, वो नहीं हो सकता। पानी का संकट, बिजली का संकट, जमीन का संकट, जानवर का संकट, सब पर चर्चा होगी, सब पर चर्चा होती है, होनी चाहिए, चलो, लेकिन तौकीर रजा भी फ्री होकर नहीं जा सकता। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कुछ आपको सच्चाई इसमें लग रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। मैं जो ये वीडियो बनाता हूँ किसी लालच में नहीं, ना ही पैसे के लिए, ना ही किसी के लिए। मेरा उद्देश्य है कि इस देश के लोग जागरूक बने, वो जो सोए हुए हिंदू हैं ये जगें और ये समझें, चाहे वो किसी भी दल के हों, किसी भी राजनीतिक पार्टी के हों, उनको एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो इस्लामिक मानसिकता है जिसको आप लोग सपोर्ट करते हो, जिसको ये सो कॉल्ड सेकुलर और जितने भी विपक्षी राजनीतिक दल हैं भारत के अंदर में, जो इस मानसिकता को पसंद करते हैं या इसको सपोर्ट करते हैं, उनको ये बात जान लेनी चाहिए कि आप लोग इन लोगों के लिए, मतलब मुसलमानों के लिए, इस्लामिस्ट के लिए, आप लोग केवल हिंदू हो। जब टाइम आएगा तो वो लोग आपका भी वही हश्र करेंगे जो कट्टर हिंदुओं का होगा। इसलिए किसी गलतफहमी में मत रहिए कि क्या होगा, कि हमारे साथ में वो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो जब बंटवारा हुआ था उस वक्त एक भारत के अंदर में वही पश्चिम बंगाल के नेता होते थे मंडल, जो कि पाकिस्तान के पहले कानून मंत्री भी बने थे। उस व्यक्ति का, और वो व्यक्ति भारत से बहुत सारे अनुसूचित जाति के और पिछड़ा वर्ग के लोगों को लेकर के पाकिस्तान गया कि भाई हम लोग वहां पर खुशहाल रहेंगे। उस व्यक्ति के साथ में इन लोगों ने क्या किया था वो शायद आपको पता हो, और नहीं पता है तो इतिहास को पढ़िए, वहां पर आपको सब कुछ पता चलेगा। इसलिए जागरूक रहिए और हमेशा सच का सामना कीजिए। आप हिंदू थे, आपके बुजुर्ग हिंदू थे, और आज भी आपकी जो जनरेशन है वो भी हिंदू है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।